लोकसभा में विपक्ष के हंगामे के कारण नहीं चल सका प्रश्नकाल। भाजपा के महिला सांसदों ने अध्यक्ष को विपक्षी सदस्यों पर कार्रवाई के लिए लिखा पत्र। निशिकांत दुबे ने भी घेरा। संवैधानिक पदों पर रिक्तियों के मामले में हाईकोर्ट में लगातार दूसरे दिन सुनवाई। महाधिवक्ता ने 6 सप्ताह में लोकायुक्त समेत अन्य ट्रिब्यूनल में अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति का दिलाया भरोसा। बाबूलाल मरांडी ने सरकारी खजाने के 10,000 करोड़ रुपए के मामले में मुख्यमंत्री की चुप्पी पर उठाए सवाल। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने दुमका में की बैठक। और नगर निकाय चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर विभिन्न जिलों में पुलिस प्रशासन एक्शन मोड में। प्रत्याशियों ने तेज किया प्रचार। राजनीतिक दल डैमेज कंट्रोल में जुटे। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी कुमारी और अब समाचार विस्तार से। लोकसभा में आज विपक्ष के हंगामे की वजह से प्रश्नकाल नहीं चल सका। शोर शराबे के बीच संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सदस्यों से बजट पर चर्चा चलने देने का आग्रह किया, लेकिन विपक्ष ने नहीं माना। उन्होंने कहा कि विपक्ष की हंगामे की वजह से संसद का कामकाज बाधित हो रहा है। और ये बजट का समय है। मेरा अनुरोध है कि आज बजट पे चर्चा कीजिए। हम लोग कल भी कांग्रेस वाले से हाथ जोड़ के मैंने कहा है कि बजट का डिस्कशन शुरू हो चुके हैं। नाम भी पुकारे हैं, शशि थरूर जी का नाम पुकार चुका है। वो अपना बजट स्पीच को शुरू करने से सारा सदस्य, अलग अलग पार्टी के जितने मेंबर्स, सबने अपना नाम दे चुके हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्पीकर समाजवादी पार्टी के, तृणमूल कांग्रेस के, डीएमके के, उनके नेता भी बोलने के तैयार है। कांग्रेस ही अपना बात शुरू नहीं करते हैं। हर दिन इस तरह वेल में आकर के हंगामा खड़ा करते हैं, पार्लियामेंट चलने नहीं देते हैं। नुकसान सबका हो रहा है। मैं फिर से अपील करना चाहता हूं कि आप लोगों ने इस सदन का गरिमा बहुत गिरा चुका है और ज्यादा गिराने का कोई आवश्यकता नहीं है। बजट पे चर्चा सीधा सीधा शुरू होना चाहिए। अध्यक्ष जी, इधर भाजपा की महिला सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर सदन में हंगामा करने वाले विपक्षी सदस्यों पर कार्रवाई की मांग की है। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने भी विपक्ष को घेरा है। संसद के बजट सत्र के दौरान विपक्षी सांसदों का हंगामा जारी है। बजट सत्र के दौरान लोकसभा में हुए हंगामे और अमर्यादित व्यवहार को लेकर बीजेपी की महिला सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष से विपक्ष पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। बीजेपी की महिला सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को एक पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने 4 फरवरी 2026 को सदन में हुए हंगामे को लोकतांत्रिक इतिहास का सबसे काला पल बताया है। इसके साथ ही इन महिला सांसदों ने सदन की गरिमा बनाए रखने को लेकर लोकसभा अध्यक्ष का आभार भी जताया है। बहुत जरूरी है ये, दिस इज द नीड ऑफ द आवर। जैसे मैंने कहा कि जब वो अध्यक्ष जी के मुंह पर मार सकते हैं, और हम लोग भी कल यही बात कर रहे थे कि प्रधानमंत्री जी के पेपर अगर छीन लेते या उन पर वो कागज मारते या धक्का मुक्की करते तो और खासकर महिलाओं को ये आगे कर रहे हैं, तो क्या इस संसद की या इस देश के और कॉन्स्टिट्यूशन की क्या गरिमा रह जाएगी। तो हमें इस बात की कोई ना कोई क्लैरिटी चाहिए कि किस तरह से वहाँ पे प्रधानमंत्री जी के सामने आज जब ये लोग इतने वायलेंट हो गए हैं। पार्लियामेंट में लोकसभा के अंदर जो है आपने सदन को, तो मेरा तो लोकसभा स्पीकर से आग्रह होगा कि इनके ऊपर जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये जो लोकतंत्र का मंदिर है, इसको जो है सोरोस के कहने पर जो देश तोड़ने वाली ताकतों के साथ ये सारे तत्व काम कर रहे हैं, वो सारे तत्वों का जो है खात्मा हो जाए और लोकसभा की गरिमा, पार्लियामेंट की गरिमा और इस संविधान की गरिमा, संविधान से चलता है, वो जारी रहे। संसद भवन परिसर में इंडी गठबंधन के फ्लोर लीडर की आज बैठक हुई। इस दौरान राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी समेत अन्य नेता मौजूद रहे। बैठक में फ्लोर लीडर्स ने बजट सत्र में विपक्ष की रणनीति पर मंथन किया।
लोकसभा में 2-3 दिनों से चल रहा गतिरोध आज समाप्त हो गया। भोजनावकाश के बाद सदन में बजट पर चर्चा चल रही है, जिसमें पक्ष विपक्ष के सदस्य अपने विचार रख रहे हैं। Things which I talked of are extremely important when a country aspires to become a developed nation. As was told by Honorable Madam Sitharaman in her speech, the expenditure today stands at 53.5 lakh crore. We must remember this, and the fiscal deficit stands at 4.3% of the GDP. My dear friends, we are in a very difficult global settings. I think all of us are aware of this. All my esteemed colleagues who are present in this house, it's an age of global uncertainty. And in this age of fractured global order, the government of India has decided to keep building. रक्षा राज्य मंत्री और रांची के सांसद संजय सेठ ने सऊदी अरब में वर्ल्ड डिफेंस शो के दूसरे दिन सऊदी स्टॉल का अवलोकन किया। इस संबंध में उन्होंने एक वीडियो साझा कर इस बात की जानकारी दी है। श्री सेठ ने शो में आए प्रतिनिधियों से भी मुलाकात की। झारखंड हाईकोर्ट में संवैधानिक पदों पर रिक्तियों के मामले पर आज दूसरे दिन भी लगातार सुनवाई हुई। अदालत में महाधिवक्ता की ओर से सरकार का पक्ष रखा गया। इस दौरान उन्होंने खंडपीठ को आश्वस्त कराया कि लोकायुक्त समेत अन्य ट्रिब्यूनल में अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति 6 सप्ताह में पूरी कर ली जाएगी, जिसकी प्रक्रिया चल रही है। खंडपीठ में सुनवाई हुई। माननीय खंडपीठ के समक्ष राज्य के महाधिवक्ता के द्वारा यह आश्वस्त किया गया कि राज्य सरकार नियुक्ति प्रक्रिया को काफी तेजी से कार्य कर रही है। 6 सप्ताह के भीतर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। इस मामले की विस्तृत सुनवाई के लिए माननीय खंडपीठ ने 17 मार्च का समय निर्धारित किया है। भ्रष्टाचार के खिलाफ ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। टेंडर घोटाला मामले में जांच एजेंसी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पूर्व मंत्री आलमगीर आलम, उनके करीबियों और मामले से जुड़े लोगों की 86 करोड़ रुपए से अधिक की चल अचल संपत्ति को स्थायी रूप से जब्त कर लिया है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य के सरकारी खजाने से 10,000 करोड़ रुपए का कथित लेखा जोखा मौजूद नहीं रहने के मामले में मुख्यमंत्री की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आज एक सोशल मीडिया पोस्ट में आरोप लगाया कि सरकारी खजाने से पैसा निकाला जा रहा है, लेकिन वह पैसा कहां खर्च हुआ, इसका लेखा जोखा किसी के पास नहीं है। वित्त मंत्री के निर्देशों की भी खुली अवहेलना की जा रही है। श्री मरांडी ने बड़ा प्रहार करते हुए आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ने कांग्रेस कोटे के मंत्रियों को पूरी तरह पंगु बनाकर सत्ता का केंद्रीकरण कर लिया है।
प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू इन दिनों विभिन्न जिलों के सांगठनिक प्रवास पर हैं। देवघर के बाद श्री साहू दुमका पहुंचे। यहां उन्होंने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक में हिस्सा लिया। इस दौरान संगठन की मजबूती और विस्तार को लेकर उन्होंने नेताओं और कार्यकर्ताओं को मंत्र दिए। बैठक में पूर्व सांसद सुनील सोरेन समेत अन्य नेता और जिला अध्यक्ष रूपेश मंडल मौजूद रहे। फाइलेरिया मुक्त झारखंड के लक्ष्य को हासिल करने के लिए राज्य के 14 जिलों में आज से मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान की शुरुआत हुई। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने बताया है कि यह अभियान 25 फरवरी तक बोकारो, देवघर, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, गढ़वा, गिरिडीह, गुमला, रामगढ़, रांची, साहिबगंज और लोहरदगा में चलाया जाएगा। इन जिलों में इस दौरान फाइलेरिया उन्मूलन की 2 खुराक खिलाई जाएगी, जबकि 3 जिलों कोडरमा, पाकुड़ और सिमडेगा में 3 दवाइयां खिलाई जाएंगी। नीति आयोग ने विकसित भारत और नेट जीरो की दिशा में कुछ अहम अध्ययन रिपोर्ट जारी किए हैं। नीति आयोग नई दिल्ली में विकसित भारत और नेट जीरो से संबंधित कुल 11 रिपोर्टें जारी की हैं। इनमें से 3 अध्ययन रिपोर्टें सोमवार को जारी की गईं। इन रिपोर्टों में समग्र रोड मैप, व्यापक आर्थिक प्रभाव और वित्तीय आवश्यकताओं पर ध्यान दिया गया है। रिपोर्टों के विमोचन के दौरान मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन ने कहा, इन्हें विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शक बताया है। साथ साथ केंद्रीय बजट 2026-27 में उल्लेखित आकांक्षाओं के अनुरूप विनिर्माण क्षमताओं को मजबूत करने के महत्व पर भी प्रकाश डाला। एक्सएलआरआई जमशेदपुर में निवेश और स्टार्टअप को लेकर समिट का आयोजन हुआ। इस दौरान युवाओं को उद्यमिता के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए विशेषज्ञों ने प्रेरित किया। एक्सएलआरआई जमशेदपुर की टाटा ऑडिटोरियम में नेक्सकॉन 2026 एक्सीड का आयोजन किया गया। इस स्टार्टअप एवं निवेश समिट में देश के उभरते स्टार्टअप्स, निवेशक, एंजल इन्वेस्टर्स और वेंचर कैपिटलिस्ट शामिल हुए। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण रहा लाइव पिच सेशन, जहां स्टार्टअप फाउंडर्स ने अपने बिजनेस मॉडल और योजनाओं को निवेशकों के सामने प्रस्तुत किया। इस सत्र को टीवी शो शार्क टैंक की तर्ज पर आयोजित किया गया। जाके हमने अपना स्टार्टअप हाइड्रो.टेक प्रेजेंट किया बहुत ही दिग्गज शार्क्स के आगे, जो कि अपने अपने फील्ड में और अपने अपने डोमेन्स में काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस कर चुके हैं। और हमने उनकी सजेशंस ली कि कैसे मतलब स्टार्टअप को एक अलग लेवल पे लेके जा सकते हैं। हमने उनको बताया कि अभी हम क्या काम कर रहे हैं, हमने कहाँ से शुरुआत की थी, हम कितना आगे बढ़ चुके हैं। और हमने उनको ये बताया कि आजकल के ज़माने में लोग चाहते हैं कि उनका काम ऑटोमेट हो, उनका काम जल्दी हो, उनकी कॉस्ट बचे, उनको ज़्यादा कन्वीनियंस प्रोवाइड हो। तो इसलिए अगर वो कोई सॉफ्टवेयर लगा दे अपनी फैक्ट्रीज में, अपनी दुकानों में, तो उनका काम ही जल्दी होगा और साथ में जो एक इंसान गलती कर बैठता है तो वो पूरी गलती हट जाएगी। तो हमारा स्टार्टअप एग्जैक्टली यही है। और हमने बाकी स्टार्टअप्स भी देखे, हमें वो भी बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे प्रेजेंट करते हैं अपने स्टार्टअप को, अपने आइडिया को रखते हैं शार्क्स के सामने, तो एक काफ़ी अलग पर्सपेक्टिव से वो देख के हमें बताते हैं कि हमें कैसे अपने स्टार्टअप को ग्रो करना चाहिए, कैसे अपने स्टार्टअप पे काम करना चाहिए, किस तरीके से उसको देखना चाहिए। तो काफ़ी एक नया एक्सपीरियंस मिलता है। और एक्सएलआरआई जैसे प्लेटफॉर्म एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और हम काफ़ी अच्छा लगता है, हम अपने स्टार्टअप को यहाँ पे ला के पिच करते हैं। हमें काफ़ी ऐसे इनसाइट्स मिले जिन पर हम अभी खुद जाके विचार विमर्श करेंगे और सोचेंगे। समिट के दौरान विशेषज्ञों द्वारा पैनल डिस्कशन भी आयोजित की गई, जिसमें स्टार्टअप शुरू करने की प्रक्रिया, फंडिंग जुटाने के तरीके, प्रभावी बिजनेस रणनीति और प्रतिस्पर्धी बाजार में टिके रहने जैसे विषयों पर चर्चा हुई। करीब 250 प्रतिभागियों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया, जिसमें से 5 स्टार्टअप्स को अपने प्रोजेक्ट प्रस्तुत करने का अवसर मिला। और जिस तरीके से आप लोगों ने स्टार्टअप को चुना है, बहुत सारे जगहों से, और सिर्फ कैंपस के अंदर नहीं, कैंपस के बाहर भी, वो सबसे बढ़िया बात है। और जितना मुझे लगा सब में पॉसिबिलिटीज है, थोड़ा गाइडेंस, थोड़ा हैंड होल्डिंग, दे विल बी डूइंग फैंटास्टिक। तो मुझे तो यही लग रहा है कि बहुत पॉसिबिलिटी यहाँ पे अपना झारखंड में है और ये और आगे बढ़ेगा।
1000 प्लस की स्कूल, कॉलेजेस, प्रोफेशनल से अटेंडेंस रही है। 250 प्लस स्टार्टअप्स ने रजिस्टर किया था आज पिच करने के लिए इन फ्रंट ऑफ वीसीज एंड इन्वेस्टर्स, आउट ऑफ विच 5 स्टार्टअप्स को आज मौका मिला था अपने स्टार्टअप को पिच करने का और राय लेने का उनके बारे में और उसको और रिफाइन करने का। नेक्सकॉन 2026 एक्सीड ने युवाओं और उद्यमियों को स्टार्टअप इकोसिस्टम से जोड़ने और निवेश की व्यवहारिक समझ देने का प्रभावी मंच प्रदान किया। जमशेदपुर से कुणाल की रिपोर्ट। गिरिडीह में एकल ग्रामोत्थान योजना के तहत किसान मेला सह उद्यान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर किसानों ने विभिन्न प्रकार की सब्जियों और स्थानीय उत्पादों के स्टॉल्स लगाए। गिरिडीह में आयोजित किसान मेले में स्थानीय किसानों ने विभिन्न प्रकार की सब्जियों के स्टॉल्स लगाए। इसमें मुख्य रूप से प्याज, आलू, गोभी, मटर, टमाटर, पपीता, कोहड़ा समेत कई मौसमी साग सब्जियां नजर आईं। गाजर है, लहसुन है, मूली है और धनिया पत्ता है वगैरह सारे सभी जैविक विधि से उत्पाद करके हमने इस एकल ग्रामोत्थान मेला में समर्पित किए हैं। हम यहाँ आलू, हल्दी, मड़ुआ, मटर, छीमी, गेहूँ, मकई, बीन, धनिया, कटहल और सेम लाया हूँ। तो ले आया हूँ कि चलो भाई देखें कि हम लोग को प्रोत्साहन तो यहाँ मिलता ही है और ज़्यादा प्रोत्साहित हो, इसलिए हम बहुत खुश हैं और ये अभियान हमेशा रहना चाहिए। आज अपने खेत में अपने हाथ से जो पहले मैंने केमिकल दवा से, केमिकल खाद से जो खेती करते थे और आज मैं ऑर्गेनिक दवा और खाद से खेती करना शुरू किए और शुरू ही नहीं, शुरू करने कुछ ही दिनों में मैं अपने घरों में तैयार भी किए और वह तैयार उत्पाद आज इस स्टॉल में मेरा लगा हुआ है। आज मेरे साथ 700 किसानों का एक संगठन है जो सवेरा एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के नाम से रजिस्टर्ड भी हो चुका है। कार्यक्रम के दौरान वैज्ञानिक और पारंपरिक तरीके से उन्नत कृषि करने वाले किसानों को धरती रक्षक सम्मान पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। साथ ही उनके उत्पादों की मंच से सराहना की गई। आयोजकों ने बताया कि ग्रामोद्योग संस्था के माध्यम से जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। गिरिडीह क्षेत्र में विशेष रूप से यहाँ पर लगभग 10,000 किसानों के यहाँ ऑर्गेनिक फार्मिंग क्लब बनाया गया है। उन किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए उनके उत्पाद को नगर के लोगों को आंख से दिख सके, इसलिए किसान मेला सह उद्यान प्रदर्शनी लगाते हैं। उनके जैविक उत्पाद यहाँ आते हैं और नगर के लोग भी आते हैं, अन्य किसान भी एक दूसरे को देख के सीखते हैं। तो उनके प्रोत्साहन के लिए किसान मेला का आयोजन होता है। और हम इस बीच इनके साथ 2 काम और करते हैं। धरती रक्षक सम्मान पत्र सबों को देते हैं। अभी तक किसानों के लिए कोई सम्मान का पत्र कोई नहीं देता था, हम लोगों ने शुरू किया है। धीरे धीरे अन्य संस्थाएं भी आगे आवें और किसान जो सबको जीवन देने वाला है, सबको भोजन देने वाला है, उसका सम्मान देश में बने, यह प्रयास है। इस अवसर पर स्थानीय किसानों की ओर से बनाए गए उत्पादों को भी प्रस्तुत किया गया। मुख्य रूप से विभिन्न सब्जियों और जैविक कृषि से उत्पन्न उत्पादों के आचार स्टॉल लगाए गए। इस प्रदर्शनी में किसानों के अलावा अन्य लोगों ने भी भाग लिया। प्रोफेसर डॉक्टर अरविंद कुमार ने जैविक खेती की इस पहल की सराहना की। वैदिक पीरियड में हमारा देश गुरु था, उसी प्रकार आज के युग में भी रासायनिक खेती को हटा करके ऑर्गेनिक कार्बनिक खेती करने के लिए हमारा गुरु भारतवर्ष बनेगा। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर नरेंद्र कुमार शर्मा ने यह बीड़ा उठाया है कि कार्बनिक खेती कराऊंगा और भारतवर्ष को एक नए शीर्ष पर ले जाऊंगा। इस तरह के कार्यक्रमों के आयोजनों से जहां एक ओर किसानों का आत्मविश्वास बढ़ता है, वहीं दूसरी ओर जैविक कृषि को भी बढ़ावा मिल रहा है। डीडी न्यूज के लिए गिरिडीह से ब्यूरो की रिपोर्ट।
निकाय चुनाव को लेकर राज्य भर में प्रचार वार तेज है। वोटरों को लुभाने के लिए अब सड़कों पर प्रचार वाहन दौड़ने लगे हैं। प्रत्याशियों के कार्यालय में भी लोगों का जुटान हो रहा है। शहरों की सरकार के गठन को लेकर सभी दलों ने अपने अपने समर्थित उम्मीदवारों के पक्ष में माहौल बनाना शुरू कर दिया है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार 23 फरवरी को मतदान होगा, जबकि वोटों की गिनती 27 फरवरी को कराई जाएगी। सत्ता के विकेंद्रीकरण की दिशा में निकाय चुनाव को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। निकायों को प्रतिनिधि मिलने से विकास को नई रफ्तार मिल सकेगी। राज्य निर्वाचन आयोग का निष्पक्ष और शांतिपूर्ण निकाय चुनाव पर जोर है। विभिन्न जिलों में वाहन चेकिंग अभियान और गश्ती बढ़ा दी गई है। रांची के कटहल मोड़ के पास वाहन चेकिंग अभियान के दौरान 9 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। पुलिस फिलहाल मामले की छानबीन में जुटी है। आज विश्व दलहन दिवस है। दालें न सिर्फ भारतीय भोजन की परंपरा है, बल्कि पोषण सुरक्षा और किसानों की आय बढ़ाने का भी मजबूत आधार है। केंद्र सरकार की कई योजनाएं दलहन उत्पादन, खरीद और उपभोग को बढ़ावा दे रही है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा दलहन उत्पादक देशों में शामिल है। चना, अरहर, मूंग, मसूर और उड़द जैसी दालें प्रोटीन, आयरन और फाइबर के मुख्य स्रोत हैं। बदलती जीवन शैली में दालों का नियमित सेवन सेहत के लिए जरूरी है। आहार एवं पोषण विशेषज्ञ डॉक्टर ममता कुमारी ने बताया कि दाल के सेवन से स्वास्थ्य लाभ होता है। रोजमर्रा की जिंदगी में तो चने से बनी हुई सामग्री या स्प्राउट्स उसको यूज़ करना चाहिए, उसको हमें खाना चाहिए। लेकिन अगर हम चावल के साथ बात करते हैं तो हम अरहर की दाल, मसूर की दाल और मूंग की दाल। अरहर की दाल और मूंग और मसूर तीनों सुपाच्य होते हैं। भारतीय व्यंजन में दाल की अहम भूमिका है। अब दाल का सेवन विभिन्न पारंपरिक व्यंजनों के माध्यम से भी किया जाता है, जिसमें तरह तरह के पीठे, अंकुरित रूप से चने और मूंग का सेवन, खिचड़ी समेत अन्य व्यंजनों के निर्माण में दाल की अहम भूमिका है। महिलाओं ने कहा कि दाल सुपाच्य है और इसे हर दिन खाने की थाली में शामिल करना चाहिए। मुझे लगता है कि बच्चे दाल खाना अवॉइड कर रहे हैं। कारण यह है कि बच्चे जंक फूड की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं। तो क्यों ना बच्चों को जंक फूड के ही रूप में दाल को खिलाया जाए, क्यों ना इतना टेस्टी दाल बना दिया जाए कि आप उसे ही बच्चे खाने लगें। हमारे इंडिया में सबसे अच्छी खाई जाने वाली जो चीज़ थी, मतलब सबसे ज़्यादा हम लोग पसंद करते थे, वो था दाल, चावल और आलू का भुंजिया। दाल हमारे शाकाहारियों के लिए एक मुख्य प्रोटीन का स्रोत है, जैसा हम सभी जानते हैं। तो जैसा कि आप बता रहे, कल हम लोग दाल दिवस मना रहे। इस अवसर पे मैं सभी लोगों से यही आग्रह करूंगी कि दाल को अपने दैनिक जीवन में भरपूर उपयोग करें। छोटे बच्चों को अगर चावल, दाल और सब्जी की मात्रा प्रचुर मात्रा में दे तो उनके लिए बहुत बड़ा पौष्टिक आहार है। दाल को हम लोग अपने रोज़ के डाइट में अच्छी तरह से इंक्लूड कर सकें, उसके लिए उसको अलग अलग रूप में जंक फूड के बदले में बनाने का नया तरीका बना रखा है। जैसे चिप्स वगैरह भी हैं, वो भी आजकल उसमें भी उपयोग हो जाता है। बच्चे दाल नहीं खाते हैं, लेकिन आप उसके स्टफिंग वाले सैंडविच बनाएं, आप उसको छिलके के रूप में बनाएं, बहुत अलग अलग स्प्राउट्स के रूप में खाए जाते हैं। तो इस तरह से अगर बच्चे रोज़ अपने डाइट में इसको इंक्लूड करते हैं, जो कि उनकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। रोजाना 1 कटोरी दाल कुपोषण, अनीमिया और कमजोरी से बचाव में अहम भूमिका निभाती है। सरकार भी दलहन के उत्पादन और इसके उपयोग को लेकर विभिन्न स्तरों पर योजनाएं चला रही है। प्रगतिशील किसान प्रियरंजन सिंह ने बताया कि दलहन की खेती में लागत कम आती है और मिट्टी भी उपजाऊ रहती है। दाल में क्या है, आयरन की मात्रा बहुत ज़्यादा है, और जब उस तरह का है तो आपको आयरन का कमी होगा तो फिर बॉडी थोड़ा सा नर्वस होने लगेगा। उसी के हिसाब से दाल खाने से आपका जो आयरन का कमी है वो पोषक तत्व को आपको बॉडी को पूरा करता है। केंद्र सरकार की योजनाओं से दलहन उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है और पोषण सुरक्षा को भी मजबूती मिली है। दाल न केवल हमारी थाली की खूबसूरती को बढ़ाता है, बल्कि इसके प्रयोग से स्वस्थ शरीर का भी निर्माण होता है। डीडी न्यूज के लिए रांची से सहयोगी विकास और सौरभ के साथ प्रणय प्रबोध की रिपोर्ट।
T20 विश्व कप क्रिकेट में भारत के साथ खेलने पर पाकिस्तान का यू टर्न हुआ है। अब भारत और पाकिस्तान के बीच महामुकाबला 15 फरवरी को होगा, जिसे लेकर रांची के प्रशंसकों में उत्साह दिख रहा है। वो तो राजी होना ही नहीं था, इतना उसका पैसा कट जाता और शायद उसको फिर आईसीसी से बाहर भी कर दिया जाता। ये तो कड़ा निर्णय आईसीसी लेता ही, जिसके डर से पाकिस्तान एग्रीड हो गया है। और क्रिकेट के हित के लिए भी बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि भारत पाकिस्तान का मैच का तो इंतजार करता या पाकिस्तान के दर्शक हो या भारत के दर्शक हो। बहुत सी उत्साहपूर्वक मैच होता भारत पाकिस्तान के मैच, शुरू से ही आप देखे होंगे। और उसमें ये जितना भी है जो ब्रॉडकास्टिंग है उसको भी बहुत फायदा होता है, बहुत ऐड बिकता है, तो पैसा बहुत ही आता है। पाकिस्तान को तो मैच खेलना ही था, क्योंकि जो पाकिस्तान का भी प्रेजेंट में हालत है उसको तो मैच नहीं खेलना ही था। और इंडिया पाकिस्तान का मैच जब भी होता है तो हम लोग में बेसब्री से इंतजार करते हैं कि हाँ कि ये मैच होके और हम लोग देखें। जैसे इंडिया मैच श्रीलंका में होस्ट हो रहा है, तो श्रीलंका में भी जो भी पैसा जो टिकट विकेट जो है वो लॉस हो गए। इस वजह से आईसीसी डिसीजन सही लिया है कि इंडिया पाकिस्तान का मैच कराया जाए। वो बांग्लादेश को भड़का के बाहर कर दिए और खुद खेलना चाह रहे थे, बस थोड़ा सा और हाईलाइट होना चाह रहे थे। जैसे कि पिछले मैच में भी वो किसी तरह से बस जीत गए। अगर फहीम अशरफ ने ना मारा होता 11 बॉल पे 29 छक्के उनका कैच ना छूटा होता तो हार ही जाती पाकिस्तान, कहाँ जीत पाती, पहला ही मैच हार जाती। और इसलिए वो सुपर 8 में पहुंच जाएंगे, क्योंकि सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान ही उनके ग्रुप में जो अच्छी टीमें हैं दो। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा में विपक्ष के हंगामे के कारण नहीं चल सका प्रश्नकाल। भाजपा के महिला सांसदों ने अध्यक्ष को विपक्षी सदस्यों पर कार्रवाई के लिए लिखा पत्र, निशिकांत दुबे ने भी घेरा। संवैधानिक पदों पर रिक्तियों के मामले में हाईकोर्ट में लगातार दूसरे दिन सुनवाई। महाधिवक्ता ने 6 सप्ताह में लोकायुक्त समेत अन्य ट्रिब्यूनल में अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति का दिलाया भरोसा। बाबूलाल मरांडी ने सरकारी खजाने के 10,000 करोड़ रुपए के मामले में मुख्यमंत्री की चुप्पी पर उठाए सवाल। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने दुमका में की बैठक। और नगर निकाय चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर विभिन्न जिलों में पुलिस प्रशासन एक्शन मोड में। प्रत्याशियों ने तेज किया प्रचार। राजनीतिक दल डैमेज कंट्रोल में जुटे।